बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी साकिब बशीर साहब। आपके सामने खबरें रखेंगे कि 9 मई के हवाले से जो लाहौर में फ़ैसला हुआ था उसका 81 पेज पर तफसीली फ़ैसला आ गया है। अजीब व गरीब किस्म का फ़ैसला आया है जिसमें अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें लिखी गई है, वो आपके सामने रखेंगे। उसके बाद जबरी गुमशुदगी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक नया हुक्मनामा नहीं जारी किया, बल्कि उन्होंने एक अलामिया जारी किया है। एक मीटिंग हुई है, उस अलामिया में क्या कहा है जबरी गुमशुदगी के हवाले से कि जो लोग लापता होते हैं उनको कितने दिनों में अदालत के सामने पेश कर रहा है। ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले साकिब साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा पढ़ लूँ लाहौर के हवाले से। ये 9 मई केस का वो फैसला मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ जिसमें आयशा भुट्टो और दीगर लोगों को सजाएं सुनाई गई थी। और ये पिछले हफ्ते जो है वो सजाएं सुनाई गई थी। पीटीआई की एक तो लीडरशिप भी थी, लेकिन उसमें ऐड हुई थी आयशा भुट्टो, सनम जावेद और आलिया हमजा, ये 3 जो है वो खवातीन वो ऐड हुई थी। बाकी सारी उनकी वो लीडरशिप जिनको पहले भी सजाएं हुई थी, उस केस का ये तफसीली फैसला है। उसका ये तफसीली फैसला है और ये फैसला मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ आपको। ये लिखा गया कि पूरी दुनिया में पुलिस एहलकार बेस बदल कर गैंग ऑफ माफियाज में मिक्स हो जाते हैं। ये फैसले में लिखा गया है। पुलिस सीक्रेट अंडरकवर होने के बायस दोनों गवाह पीटीआई का लीडरशिप का अगला लाए अमल जानने के लिए कारकुनों का बेस अख्तियार करके आसानी से गुल मिल सकते थे। ये फैसले में जज साहब ने लिखा है। अंडरकवर होने के बाद दोनों मालूमात फौरी आगे पहुंचाने के पाबंद नहीं थे। इस केस का जज होने की हैसियत होने से तस्लीम करता हूं, दोनों स्टार गवाह अपने काम के माहिर थे। ये फैसले में लिखा गया है। ये 81 पेजेस का फैसला है। अच्छा, इस पे राज साहब, इस पे थोड़ी सी हम बात कर लें। ये फिर आगे बढ़ 2 गवाह हैं जो ज़मान पार्क की जो मीटिंग थी जिसमें अलज किया जाता है कि उसमें साजिश तैयार हुई थी 9 मई से पहले, और एक मीटिंग 7 मई और एक 9 मई की मीटिंग थी जिसमें ये कहा जाता है कि ये असाम खालिद है एक दूसरा जो गवाह है पुलिस का, जो अब उसको क्या मतलब स्पेशल ब्रांच का कह रहे थे और इस तरह करके तो उसके हवाले से जज साहब ये कह रहे हैं कि हम उनको तस्लीम करते हैं और पूरी दुनिया में होता है, वो घुल मिल गए और उन्होंने सारा कुछ ले आया। हालांकि ये जो गवाह हैं इन पर जो पीटीआई के जो वकला थे उनमें से बुरहान मुअज्जम भी थे, बैरिस्टर अली अशफाक भी थे। उन्होंने जो जरा की उस जरा में काफ़ी झोल वो सामने लाए, जो चीज़ें ये पेश नहीं कर सके, और उसमें मल्टीपल चीज़ें हैं। मतलब ये कहते हैं जी हमारे पास उन दिनों मोबाइल नहीं था। ये कहते हैं कि जो 9 मई मतलब एक इतना बड़ा सानिया या एक साजिश तैयार हुई है कि अगर इमरान खान गिरफ्तार होंगे तो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर अटैक होने हैं। तो इनका काम बनता था कि ये उन जो जितनी मालूमात थी उस मालूमात की बुनियाद पर कंप्लेनेंट बनते, FIR होती और उस पर खिलाफ कार्रवाई होती। तो ये सारी चीजें उनसे जब पूछी गई तो उन्होंने कहा कि हम जो है वो कोई ऐसी चीज जो है वो हमने नहीं की 9 मई से पहले। और फिर इनसे ये भी पूछा गया कि आप जब एंट्री हो रही थी तो वहां पर तो इमरान खान साहब पे उससे कबल अटैक हो चुका था, उन पर कातलाना हमला हुआ था वजीराबाद के करीब। तो वजीराबाद कातलाना हमला के बाद वहां सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, वहां तो अननोन लोग एंटर नहीं हो सकते थे। अब कैसे एंटर हुए? और आप अगर वहां पे जमान पार्क में अगर आप घुल मिल गए थे तो घुल मिल किस से आप घुल मिल गए थे, वो कुछ नाम कुछ चीज बता सकते हैं? फिर उन्होंने कहा कि आप एंटर हुए, आपकी एग्जिट है वहां पे, तो कोई ऐसा CCTV कैमरा जो जमान पार्क गेट पे या उस पे लगा हो तो उसमें आप दिखा सकें कि फलां हमारी एंट्री और एग्जिट मौजूद है। तो ये वो फैक्टर्स थे। फिर इन्होंने कहा कि हमारे पास मोबाइल भी उन दिनों में नहीं थे। तो ये वो फैक्टर्स थे जो इनकी गवाही या इनके बयान को किसी न किसी हद तक मशकूक करते हैं। और जब गवाह किसी हद तक मशकूक होता है तो फिर उस पर सवाल उठते हैं। लेकिन इन तमाम सवालात के बावजूद भी जज साहब जो हैं उनकी गवाही को तस्लीम करें। अच्छा, आगे लिखते हैं साकिब साहब के आयशा भुट्टो हाफिज अर्शद जो उस दिन इस्लामाबाद थे समेत 5 लोगों का किरदार वाज़ेह नहीं किया गया। जज ने लिखा है कि मौका पर ये मौजूद थे। ये देखी। अच्छा, आगे थोड़ा सा और पढ़ता हूँ। तमाम जख्मियों को मेडिकल 2 से 3 हफ्ते ताखीर से हुआ। जज साहब ने यह सबूत मांगने की बजाय खुद ही वजाहत कर दी कि मुल्क में 9 मई के बाद
इमरजेंसी हालात के बाद मेडिकल मुमकिन नहीं हुआ, इसलिए कोई शक करने वाली बात नहीं। अच्छा, इस पे हम बात कर लेते हैं। एक तो जो आयशा भुट्टा की आपने बात की कि उनकी लाहौर में मौजूदगी नहीं, किसी और जगह पे मौजूदगी थी। हाफिज रशीद साहब तो यार पिंडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे उस दिन। तो यही मामला है, यही इशू है कि अब वो जज साहब ने किस बुनियाद पर ये एस्टेब्लिश किया, किस बुनियाद पर जो एविडेंस है, जो प्रोसिक्यूशन का सबूत है वो माने हैं। ये बड़ा एक अहम क्वेश्चन है कि जो लोग अगर इस्लामाबाद में थे और उनके उस साजिश में उनका नाम भी नहीं है, उन पर जो एट्रीब्यूट किया गया है कि वो उस अक्रस की जगह पर थे, वकूए वाली जगह पर मौजूदगी थी उनकी, तो अगर मौजूदगी ही नहीं थी तो अक्रस उन्होंने कैसे कर दी? जिस तरह फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, इनको जब वो बरियत मिल चुकी है और उन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया है और इनको नहीं माना गया, मेरे लिए हैरान कौन है। दूसरी जो आपने बात की मेडिकल जो है, किसी भी चीज का जो मेडिकल है, आपको पता है एक आम किसी गांव देहात के आम बंदे को भी बुलाए ना, तो कोई आपको अगर जख्म हो जाए, उस जख्म को जो जख्म की हैयत जो है वो तब्दील होती रहती है। अगर सही है, तब्दील होती रहती है तो उसमें आप कैसे एस्टेब्लिश करेंगे 15 दिन या 10 दिनों के बाद मेडिकल होना और सेम डे मेडिकल होना, इसमें काफी फर्क आता है। तो भरल जज साहब ने माना है। आगे जनाब, मुल्ज़िम अली हसन अब्बास पर इल्जाम था कि उसने पुलिस का पिस्टल 1 लाख रुपए छीना। जज ने कहा तुम्हें एक और मुकदमे में सजा हो चुकी है, तुम्हारी दलील वहां रद्द हुई थी, इसलिए यहाँ भी रद्द, और दूसरे मुकदमे में डंडे और पेट्रोल पंप की रिकवरी पर उस मुकदमा में सजा सुना दी गई। अच्छा, आगे थोड़ा सा और, आयशा भुट्टा समेत 8 लोगों पर अदालत ने नारे लगाने के जुर्म आयद किया और उस जुर्म की सजा 10 साल कैद सुना दी गई। अब ये जो सूरत हाल है, नारों में वो कह रहे होंगे कि वो एक मॉब के साथ थे, वहां पे पहुंचे, या अक्रस में मौजूदगी और सारी चीजें जो है वो इन पे डाली जा रही हैं। मेरे लिए वो जो आपने पिछला पढ़ा कि एक बंदा जो है उस पर दूसरे केस में, क्योंकि उस पर स्टैब्लिश हो चुका है, तो इस केस में भी सजा। अच्छा, अब जो बात की जा रही थी फवाद चौधरी की जानिब से, वो सुप्रीम कोर्ट भी आए थे, या अफरीदी साहब को वो पॉइंट देखना चाहिए था कि आपके मल्टीपल केसेस आप पे बनाए गए हैं, तो सब केसेस को यकजा करने की बजाय ताकि इसमें कंट्राडिक्टरी जजमेंट्स ना आ जाएं। अब देखें कि ये जो है वो एक में सबूत साबित हुआ तो उन्होंने कहा दूसरे में भी साबित है। अगर यही बुनियाद बनाना है तो सरगोदा के जो जज थे, जज मोहम्मद अब्बास साहब, उन्होंने भी तो लोगों को बरी किया था। उन्होंने जो जमान पार के जो दोनों गवाह हैं, जो चक्री इंटरचेंज का गवाह है, उनकी गवाही नहीं मानी थी। जब उनकी गवाही उन्होंने नहीं मानी तो फिर आप मान रहे हैं, तो ये कंट्राडिक्टरी जजमेंट्स आ रही हैं। ये बड़ा एक अजीब सा मामला बनेगा आगे चलकर। चौधरी के हवाले से बड़ा दिलचस्प लिखा गया जी। उन्होंने 7 गवाह पेश किए, वो मुबैना साजिश के वक्त जमान पार्क मौजूद नहीं थे, मगर अदालत ने कहकर गवाहियां रद्द कर दी कि गवाह पीटीआई के लोग हैं। दूसरी जानब पुलिस के गवाहों के पास कोई सबूत नहीं, सब गवाह सरकारी है, मगर उनकी गवाही तस्लीम कर ली गई। स्टार गवाहों की जाए वकूआ पर मौजूदगी का सबूत नहीं, साजिश की कोई ऑडियो वीडियो जिस तरह आपने जिक्र किया है वो नहीं है। सारा कुछ जमान पार्क कब गए कब वापस आए, ये जिस तरह आपने जिक्र किया, लेकिन सेनेटर एजाज चौधरी के हवाले से वहां पर उनकी मौजूदगी नहीं थी, गवाह 7 पेश किए गए, वो चूंकि वो पीटीआई के थे। और जो बात आपने की साकिब साहब, चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान जस्टिस यही अफरीदी के हवाले से, जब फवाद चौधरी साहब यहाँ आए, केस उन्होंने किया, तो वो चीफ जस्टिस यही अफरीदी साहब, आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा सा पढ़े ना, जो माजी में उन्होंने किया, माजी में जितने भी हाई फाई केसेस उनके सामने गए ना, पतली गली उनका रास्ता, वो हमेशा निकलेंगे। कल इमरान खान की ज़मानत का केस लगा हुआ है, बिल्कुल हकीकत 100% निकलेंगे। आपको याद होगा साकिब साहब के फवाद चौधरी वाले केस में वो कह रहे हैं अच्छा मैं आपको इससे ज्यादा कुछ देने वाला हूँ, वो फैसला ऐसा दिया कि किसी को कोई पता नहीं लगा कि किसके हक में दिया, कोई समझ नहीं लगी। इसमें एक तो जो कल हम इस पे सेनेटर एजाज चौधरी वाले मामले में बात करते हैं, लेकिन कल इमरान खान साहब की जमानत के केसेस लगे हुए हैं। तो आपको यही है कि वो अपने ट्रैक रिकॉर्ड दुरुस्त रखेंगे और निकलने की कोशिश करेंगे। अला पहले भी मैं बात कर चुका हूं कि इमरान खान के 9 मई के 8 केसेस में जमानत के मामले में टेंटेटिव असेसमेंट में अदालत नहीं निकल सकती। अब कैसे निकलेगी ये जो है वो हमने देखना है कि इसको कैसे आगे लेकर चलेंगे। फिर एक और बात, 4 माह का इन्होंने ऑर्डर किया था कि 4 माह में सुप्रीम कोर्ट जो ट्रायल्स हैं वो मुकम्मल किए जाएं। अच्छा, वो 4 माह की मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है एटीसी अदालतों को। अच्छा, उसमें इन्होंने लिखा था कि उनको हर किस्म का फेयर ट्रायल दिया जाएगा।
हमारे वकील साहब हैं, मैं जज वकील जगह का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन क्योंकि उन्होंने मुझे बताया तो उन्होंने कहा कि क्योंकि कोर्ट में मीडिया तो होता नहीं था, तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन ऐसे भी आए कि हम दरखास्त देते थे तो जज साहब ने कहा हाँ क्या है, उन्होंने कहा बरियत की, उन्होंने कहा हाँ जी आप इधर से पूछा, उन्होंने 4 लफ्ज उन्होंने बोले, उन्होंने कहा डिसमिस फलां डिसमिस फलां डिसमिस। तो एक लम्हा ऐसा भी था कि शायद ऐसे लग रहा था कि जज साहब ये कहना चाह रहे हैं कि आप मजीद कोई दरखास्तें भी लाना चाह रहे हैं तो वो भी डिसमिस आगे बढ़े। तो ये सूरत हाल बहरहाल बनी 9 मई के केसेस में। कल का दिन बड़ा अहम है। सेनेटर एजाज चौधरी, अच्छा सेनेटर एजाज चौधरी का मामला बताना जरूरी है। सेनेटर एजाज चौधरी ये कहते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि 7 मई को एक ज़मान पार्क मीटिंग हुई, एक 9 मई को मीटिंग हुई। वो कह रहे हैं कि 7 मई को या 9 मई को मैं लाहौर में किसी और जगह पे मौजूद था, जहां पे जिसके गवाह ओन बपी जो सेनेटर हैं, जो मुसद्दिक अब्बासी जो ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं, वो और 3-4 मेरे ख्याल है और जो गवाह थे वो उस जगह पे मौजूद थे, उन्होंने जाकर गवाही दी। अच्छा उन पे जरा भी हुई, सारा कुछ हुआ। अब वो ये कह कर के वो पीटीआई के हैं, इनको जो है सजा देना, जो है वो ना मानना कि क्योंकि वो पीटीआई के हैं, तो फिर तो 9 मई का पूरा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। वहां तो प्राइवेट गवाह है ही नहीं है, मतलब कंप्लेनेंट पुलिस वाला, सरकारी गवाह पुलिस वाला, इन्वेस्टिगेशन करने वाला पुलिस वाला, A to Z सारा पुलिस के अंदर ही घूम रहा है। तो सारा कुछ आप जो है वो इट मीन के वहाँ प्राइवेट गवाह नहीं है, पुलिस के हैं, वो आप मान रहे हैं। तो यहाँ जो अगेंस्ट पार्टी है इसके गवाह जो नहीं माने। बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सेनेटर एजाज चौधरी साहब का केस लगा हुआ था जमानत का, जिसमें ये कहा गया, एक वीडियो पेश की गई 19 तारीख को वो साजिश कर रहे हैं, 19 मई को। ठीक भाई, वो जज साहब कह रहे हैं कि ये 9 मई को बात हो जाती है, वाकया हो जाता है, और आप 19 मई को उसकी साजिश तैयार करते हुए आप सबूत पेश कर रहे हैं। फिर आपको याद होगा कि यहाँ पर और कितने मिनट का वो केस था, मुझे लगता है कुछ 4-5 मिनट, 7 मिनट का केस था, इससे ज्यादा नहीं था। फिर आपको याद होगा कि लास्ट ईयर रमजान में जसर जमाल मंदोखेल के सामने एक जमानतों वाला केस लगा, ये पिंडी हमजा कैंप वाला। यहाँ पर जसर जमाल मंदोखेल के सामने जब प्रोसिक्यूशन की, उन्होंने कहा जी हमारे पास सरकारी गवाह है जी। उन्होंने कहा कहाँ का? उन्होंने कहा जी एक पुलिस हवलदार है। ठीक है। उन्होंने कहा जी कि ज़मान पार्क में वो बैठा हुआ था जब साजिश तैयार हुई। जस्टिस जमाल मंदोखेल को ये कहना पड़ा वहां पर, ये उनका, मैं कोट टू कोट उनके वर्ड्स आपको दोहरा रहा हूँ, उन्हें ये कहना पड़ा ये अजीबो गरीब किस्म का ये केस है कि वकूआ पिंडी में होता है, साजिश ज़मान पार्क में होती है, और हवलदार आपका गवाह होता है। और फिर वो उन्होंने ये कहा उस केस में कि हम एक हवलदार के कहने पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म को गद्दार कैसे कहते। ये इसकी सारी सिचुएशन थी उस वक्त। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जितने भी इस तरह के केसेस आते हैं, पर जोल बहुत सारे हैं, लेकिन करें क्या जनाब, अदालतें फिर वो 26वीं तरमीम के बाद हाई कोर्ट में केसेस आएंगे, कंट्राडिक्टरी जजमेंट्स भी हैं। अब हाई कोर्ट उनको कैसे देखेगी, ये अब जो है वो हाई कोर्ट का इम्तिहान है। आगे बढ़े जी, आगे बढ़ते हैं जी। साकिब साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का 54 यानी 54वां इजलास हुआ, उसमें कल एलामिया जारी किया गया। मैं थोड़ा सा एलामिया पढ़ लूं। 54वां यानी 54, ठीक है, 54th। मुझे वो लो आप पिघलाई दीवार याद आ गई। आप जारी रखें। अच्छा, आगे है जी साकिब साहब, ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान उसकी सदारत की है। इजलास में तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की शिरकत। इजलास में इंसाफ की फराहमी में तेज रफ्तारी और मौसरियत को यकीनी बनाने का आज़म किया गया जी। जबरी गुमशुदगी के केसेस पर 24 घंटे में मुलज़िम को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का जामिया मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा लिखा। अदलिया की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए SOPs में मरहलावार टाइम लाइन शामिल करने पर जोर। गैर मुतल्लका दबाव की शिकायत 24 घंटे में रिपोर्ट और 14 दिन में कार्रवाई मुकम्मल करने का फैसला। कमर्शियल, रेवेन्यू और फिजिकल मुकदमात के हल के लिए जस्टिस शफी सिद्दीकी की सरबराही में कमेटी कायम की गई है। मुख्तलिफ मुकदमात निपटाने के लिए यकसा टाइम लाइन्स मुकर्रर। ज़मीनी तनाज़ात मुकदमा 24 माह में निपटाने की हदायत की गई है। फैमिली केसेस, किराएदारी और लेबर मुकदमात 6 माह में निपटाने का फैसला किया गया जी। नाबालिग मुलजमान के मुकदमात 6 माह और कत्ल के मुकदमात 24 माह में मुकम्मल करने की टाइम लाइन मुकर्रर। मुकदमात के निपटाने की टाइम लाइन जजेस की कारकर्दगी के आम अशारिये करार दिए गए। सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट की मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट्स की कारकर्दगी को सराहा गया।
डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पॉलिसी फॉर्म के क्याम और जजेस की फलाह बहबूद के लिए सिफारिशात तैयार की जाएंगी। अवामी सतह पर मालूमात और शिकायत के अजाले के लिए हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में फोरम कायम करने की हिदायत की गई है। पुराने सिविल मुकदमात के लिए मॉडल सिविल कोर्ट्स कायम करने का फैसला किया गया है। आगे जेल इस्लाहत के हवाले से भी हाई कोर्ट्स काम करेंगी। स्पेशल कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल के हवाले से जजेस वापसी में ताखीर का मामला हल करने की यकीन दहानी करवाई गई है। आगे ये लिखा गया है कि मुकदमात के अंदराज पर बायोमेट्रिक तस्दीक का निज़ाम नाफज करने का फैसला। इस जो एलामिया जारी हुआ साकिब साहब, इसमें तो एक जो जबरी गुमशुदगियों के हवाले से ये मामला उठाया गया है, ये बड़ा अहम है। और दूसरा ये जो उन्होंने कहा आज के इजलास में इन्होंने जो जबरी गुमशुदगियों पे हम शुरू करते हैं कि कहते हैं कि जबरी गुमशुदगी में 24 जो घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। मेरा सवाल है चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब से, चीफ जस्टिस जो है तमाम हाई कोर्ट्स के और अटॉर्नी जनरल साहब को क्या लकब आप देंगे? क्योंकि आजकल अटॉर्नी जनरल साहब जो है वो खुशाब में बड़ी सियासी एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनके बड़े वहाँ पे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। निशान हैदर भी मिला। जी नहीं, उनको तो मिलना ही था, उन्होंने बहुत खिदमत की है, तो वो भी मौजूद थे, बड़े बड़े दिमाग मौजूद थे। मेरा एक सवाल है, एक बंदा अगर 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो जाए, जैसे अमीनुद्दीन मौजूद नहीं थे। अच्छा, वो नहीं, ठीक है, मतलब कम है, थोड़ा कमी है थोड़ी सी। मेरा सवाल ये है कि 24 घंटे में एक बंदे को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाए तो वो तो इन्फोर्स डिसअपीयरेंस होगी ही नहीं जी, वो तो मिसिंग पर्सन उसको कहेंगे ही नहीं। मतलब अगर ये जो कर रहे हैं, मतलब या तो ये भोले हैं या बहुत ही सादा हैं या वो अपने सर से उतार रहे हैं। मेरे लिए हैरान कौन है ना, वैसे तो ठीक है, ATA जो एक्ट है उसमें तरमीम हुकूमत ने की है कि 90 दिन में जो आर्म फोर्सेस के या सिविलियन जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो किसी को भी उसको उनके पास ठोस शवाहिद हों तो वो अपने पास रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो 24 घंटे का वक्त दिया गया है वो तो फिर मामला ही हल हो जाएगा अगर 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर। ये जो सामने में से बिल जो पास किया गया था तो वो बिल कहाँ? ATA एक्ट अलग है जी। अब ये मामला एक अलग है। अब या तो इसको मिक्स करेंगे या इसको जो मिसिंग पर्सन, मुझे समझ नहीं आई कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। अटॉर्नी जनरल को कुछ कहा है कि वहां से कुछ लेकर बताएंगे, अटॉर्नी जनरल इंश्योर करेंगे या क्या करेंगे। बहरहाल मुझे मिसिंग पर्सनस का मामला ये मजीद कंफ्यूज होता नजर आ रहा है कि वो अटॉर्नी जनरल की मुझे याद है जनवरी मेरे ख्याल है 2025 था या 2024 था, ये भी याद नहीं है, कि अटॉर्नी जनरल ने वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में जाकर ये कहा था कि आज के बाद कोई बंदा मिसिंग नहीं होगा। और उसके बाद मिसिंग 2025 का मामला था जिसमें मेरे ख्याल में ये तो उसके बाद मिसिंग होते रहे। तो ये जो निशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन जो मीटिंग हुई है इससे अटॉर्नी जनरल साहब की बात करते हैं। अटॉर्नी जनरल साहब ने यहाँ पर लापता जो 9 मई के केस मिलिट्री अदालतों में उनके हवाले से कहा था कि वो तो सजा नहीं होगी। वो बाद में हमें पता चला कि यार उन्हें सजा देकर बरी किया गया, 2 साल बढ़ाकर बरी किया गया यार। तो एक पॉइंट तो ये हो गया इसमें। दूसरा पॉइंट मुदाखलत के हवाले से बात की गई है कि जो अदलिया में मुदाखलत है और मशहूर मरूफ वो 6 जजेस का खत जो है वो मौजूद है। अच्छा, अदलिया 26वीं आईनी तरमीम आई, फिर याया अफरीदी साहब उसमें बेनिफिशरी हुए, बाकी काफ़ी जजेस बेनिफिशरी हुए, कुछ हाई कोर्ट्स में नए वकील जज लागे, सुप्रीम कोर्ट में नए जज आ गए। अदलिया को बिल्कुल जकड़ लिया एग्जेक्टिव ने, हुकूमत ने कंट्रोल कर लिया जुडिशल कमीशन के जरिए, इधर उधर के जरिए। जब हर चीज कंट्रोल हो चुकी अब वो कह रहे हैं हम मुदाखलत जो है उसके हवाले से पॉलिसी बना रहे हैं कि वो जी इतने दिनों में मुदाखलत 14 दिनों में कार्रवाई होगी। जज का जो उसकी मतलब नाम जरी सी बात है वो सामने नहीं लाएंगे कि वो अगर 24 घंटे में बता देते हैं कि मुझे जनाब अप्रोच किया गया है। हमारे पास कई मिसालें मौजूद हैं, बात ये है कई मिसालें मौजूद हैं कि क्या हशर हो रहा है हमारी जुडिशरी का, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का, हाई कोर्ट का। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि ये निशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन अब बैठकर जो है वो कह रहे हैं कि हम ये करेंगे। बहरहाल ये भी देख लेंगे कि कह रहे हैं कि मुदाखलत को रोकने के लिए ये कर रहे हैं कि कोई इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स होगा। जो 6 जज कहते थे उन 6 जजों को तो केस नहीं दिए जा रहे, उन 6 जजों को साइड लाइन किया जा रहा है, उन 6 जजों के हवाले से पॉलिसी
27वीं तरमीम में कहते हैं ला रहे हैं कि वो उनको किसी को जो वो बलूचिस्तान और सिंध की हाई कोर्ट्स में भेजा जाएगा। उन 6 जजेस को टारगेट किया जा रहा है जिन्होंने सबसे पहले निशानदेही की थी कि मुदाखलत रुकनी चाहिए, और अब जनाब बैठकर बड़े जनाब कागज भर रहे हैं कि हम जनाब मुदाखलत रोक रहे हैं। हम ये भी देख लेंगे कि मुदाखलत कितनी रोकती है। आपको पता है, एक सवाल मैं आखिर में और करूंगा आपसे साकिब साहब, आपको पता है कि यहाँ पर आपने जो चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइसा, ये उन्होंने बनाया था कब्रिस्तान जहाँ हम बैठकर विला कर रहे हैं। उन्होंने जब वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने तो उन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग के एक कारकुन की हैसियत से बैठकर वहाँ फैसले सादर किए। उन्होंने एक मुनसिफ आला की हैसियत से बैठकर फैसले नहीं किए बिल्कुल, और किसी के नुमाइंदे के तौर पर वहाँ बैठे रहे। लेकिन साकिब साहब मुझे लग रहा है कि ये उसी पॉलिसी का तसलसल है, बिल्कुल मौजूदा जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उसी तसलसल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कोई एक ऐसा फैसला, कोई एक सिंगल वन फैसला हमारे सामने, कब साल से ज्यादा अरसा हो गया बने हुए ने। 26 अक्टूबर को ये आए थे ना, तो अभी है आज 18 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 10 महीने, मतलब 10 माह हो गए। कोई एक सिंगल वन फैसला ऐसा सामने नहीं आया जिसमें ये लगे कि यार इतनी मीटिंग्स हैं, वो कभी पेशावर गए होते हैं, कभी बलोचिस्तान, तो कभी सिंध, तो कभी इतनी मीटिंग पे मीटिंग। 14 अगस्त को इस दफा झंडा चढ़ाया गया है, ये मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, मुदाखलत को वो रुकवा रहे हैं। वो कह रहे हैं जनाब वो इन्फोर्स डिसअपीयरेंस के हवाले से हल निकाल रहे हैं। साकिब निसार ने ये कहा था जी कि आप बाहर रहे सुप्रीम कोर्ट से, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। जैसे काजी फाइसा साहब ने दरवाजे खोल दिए, आप आए बैठे यहाँ पर। अब तो चीफ जस्टिस साहब ने जनाब वो फोटो बना रहे होते हैं कि कहीं कोई मिसिंग ना हो जाए, ये फोटो भेज रहे होते हैं आगे ना। ये सिलसिला यहाँ तक आ गया है। साकिब साहब एक जाते जाते 2-3 मिनट में, ये जो सोहेल वड़ाच साहब ने आज कॉलम लिखा है, निजाम लपेटने की बात की है, सियासतदानों को मातूब ठहराया गया है, ये क्या कहानी है? इस पर 1-2 मिनट में बात करें। एक तो जो सोहेल वड़ाच साहब हैं, उनसे आप इख्तलाफ कर सकते हैं। उन्होंने कल इमरान खान को बाकायदा तौर पर अपने कॉलम के ज़रिए कायल करने की कोशिश की कि आप अदालती महाज में नाकाम हो गए हैं। उसकी वजूहात कुछ भी हैं। आप जो आपका सियासी महाज था, मतलब एहतजाज प्रोटेस्ट, उसमें आप नाकाम हो गए हैं। आप बैनुल अक़वामी महाज में भी, मतलब PTI नाकाम हो गई है इमरान खान की रिहाई पे। तो वो ये कहना चाह रहे थे कि इसमें हल मसालियत यही है कि आप माफ़ी तलाफ़ी करके यू टर्न लेके आगे बढ़ें, बाहर आएँ, इस सिस्टम को चलने दें और खामोश हो जाएं। उन पे बहुत भी हुआ, उनकी राय आज के कॉलम में उन्होंने जो हुकूमत वक्त है जी, इस पर तनकीद की, इसके तजादात की बात की है, और इसके हवाले से कुछ मुख्तदर हलकों के खदशात की बात की है कि जो है मौजूद है, जिससे यह तासुर मिलता है कि या कि मुख्तदर हलके वो जहाँ पे PTI से खुश नहीं है तो वो हुकूमत से भी ज्यादा खुश नहीं है। अगरचे यही जो वड़ाच साहब हैं, उन्होंने कल ये कहा था कि फील्ड मार्शल साहब जो है, उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर की तब्दीली या सदर मुमलिकत की तब्दीली के हवाले से मामलात की मुकम्मल तौर पर तरदीद की है। अब किसको माने और किसको जो है वो ना माने। मैं यहाँ पर एक बात करूंगा, मैं बात ये करूंगा। आपको पता है कि जब आगरा समिट कॉन्फ्रेंस हुई थी, यहाँ पर मुशर्रफ साहब उस वक्त सदर नहीं थे, वो बावर्दी जरूर थे, इख्तियारात सारे उनके पास थे, लेकिन समिट कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जरूरी था कि आप सदर हो। तो उसके लिए आपको याद होगा कि रफीक तारन को किस तरह उठाकर सदर बने गए, वो खुद बने थे, और वो तरमीम जिसमें बावर्दी सदर का सारा मामला दिए गए थे। तो जब इस तरह की मतलब सिचुएशन क्रिएट होती है तो फिर जो है वो सूरत हाल बदल भी जाती है, तो अब हम नाज़रीन से बिल्कुल लेते हैं इजाजत। तो मजीद उनको अपडेट करेंगे आइंदा वीडियोस में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।